हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को थेल्स के प्रमेय को प्रूव करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, थेल्स का प्रमेय इतना महत्वपूर्ण है कि यह हर एक बोर्ड परीक्षा में, चाहे आप यूपी बोर्ड से तैयारी करते हो, चाहे बिहार बोर्ड से तैयारी करते हो, चाहे किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हो, हर एक बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को काफ़ी आसान भाषा में ये बताने वाला हूँ कि थेल्स का प्रमेय कैसे प्रूव करना है। मेरा पूरा भरोसा है कि यदि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में इस प्रमेय से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा सारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को थेल्स का प्रमेय समझा देना चाहता हूं। देखिए, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। थेल्स का प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये कह रहा है ना कि त्रिभुज की किसी एक भुजा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर BC भुजा है, इस भुजा के समांतर अगर कोई रेखा, जैसे कि हम DE खींच देते हैं, तो त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं होती हैं, मतलब ये भुजा AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो दोस्तों, प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप लिखना होता है, तभी जाकर परीक्षा में पूरा मार्क्स मिल पाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है सिद्ध करने के लिए हमें लिखना है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा की मतलब ये हम प्रण कर रहे हैं कि ये हमें मानना है। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना है? लिखना है कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, जैसे कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर, जिसमें देखिएगा BC के समांतर DE रेखा खींची गई है। BC के समांतर DE रेखा खींची गई है जो AB और AC पर क्रमशः D और E पर मिलती है। मतलब DE जो रेखा खींची गई है BC के समांतर AB पर D पर और AC पर E पर मिलती है। ये इतना स्टेप हमें लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। मतलब फिगर में देखिए AD बटा DB बराबर में लिखे हैं AE बटा EC फिगर के अनुसार। अब दोस्तों आगे हम क्या करेंगे? रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC तथा AB पर खींचा, B को E से तथा C को D से मिला दिया। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? रचना में D से DM, तो D से यहाँ पर DM, यहाँ पर हम लंब खींच देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल भी बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? E से EN भी लंब खींचना है, तो हम यहाँ पर लंब खींच देते हैं ये, और यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल भी बना देते हैं। उसके बाद लंब खींच दिया गया है किस पर? AC और AB पर खींच दिया गया है। और B को E से, देखिए B को यहाँ पर E से मिला देना है और C को किससे मिला देना है? D से मिला देना है। उसके बाद अगले स्टेप में दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा, इसीलिए दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा हम लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज AB के साइड का लेना है, एक त्रिभुज AC के साइड का लेना है। अब यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिया जा रहा है एक बार, उसके बाद त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लिया जा रहा है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना हो जाएगा। जब ADE का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार और शीर्षलंब कितना होगा, और जब DBE लेंगे तो आधार और शीर्षलंब कितना होगा, हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, हम यहाँ पर लिखेंगे ADE का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखा गया है? 1/2 गुना आधार। तो आधार का मान कितना होगा? देखिए त्रिभुज ADE में आधार कितना होगा? तो आधार जो होगा यहाँ पर AD होगा, क्योंकि AD पर ही लंब खींचा गया है EN। तो हम इस साइड का ले रहे हैं, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा? AD। तो हम लिख देंगे यहाँ पर AD गुना शीर्षलंब। और त्रिभुज ADE के लिए आधार पर शीर्षलंब कितना है? E से N खींचा जा रहा है दोस्तों, तो हमारा जो शीर्षलंब हो जाएगा EN। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? EN लिख देंगे इसका शीर्षलंब। उसके बाद फिर से अब हमें आगे लिखना है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा
गुना आधार। अब आधार डी बी ई के लिए डी बी ई आधार कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार कितना डी बी गुना शीर्षलम। अब डी बी ई का शीर्षलम कितना होगा। अब कितना लोग कहेंगे कि डी ई होगा, लेकिन डी कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। डी कैसे हो सकता है, शीर्षलम देखिए यहाँ पर जब हम डी बी ई ले रहे हैं तो ई से यहाँ पर ई एन लम खींचा गया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ई से ई एन यहाँ पर क्या करेंगे कि लंब जो खींचा गया है यही हमारा वैल्यू होगा। तो ई से जो तो हमारा लंब कितना होगा, डी ई नहीं होगा बल्कि लंब कितना होगा, ई से ई एन होगा, ठीक है, क्योंकि ई से यहाँ पर खींचा जा रहा है। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई से ई एन। अब यहाँ पर कितना होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा। इसलिए हम क्या, हमारे पास क्या बच जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना लिख देंगे, ए डी बटा डी बी। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। आप सभी दोस्तों को याद रखना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हमें यही प्रूफ करना है। इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अब आगे दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज में आप सभी को ध्यान देना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई का भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम, दूसरा का भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम। अब त्रिभुज ए डी ई और ए डी ई सी में आधार कितना होगा, शीर्षलम कितना होगा, ये हमें लिखना है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार का मान कितना हो जाएगा, ए डी ई के लिए ए डी वाला तो लिखा गया है, इधर वाला लिखेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई, और इस आधार पर लंब कितना है, तो देखिए डी एम लंब है ना यहाँ पर, तो हम लिख देंगे कितना यहाँ पर, डी एम लंब, यहाँ पर डी एम लिख देंगे। उसके बाद त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देंगे 1/2 गुना आधार। आधार कितना हो जाएगा डी ई सी के लिए, देखिए डी यहाँ पर है डी ई सी, आधार हमारा कितना होगा, ई सी होगा, तो हम आधार लिख देंगे कितना, ई सी गुना लंब कितना होगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा डी एम हो जाएगा लंब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है डी एम लंब हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 से 1/2 काट देना है, डी एम से डी एम काट देना है। इसलिए हमारे पास कितना बच जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। कितना बचा हुआ है, ए ई बटा ई सी, तो हम लिख देंगे और इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2। उसके बाद हम यहाँ पर क्लास 9th के मैथ के गणित का एक महत्वपूर्ण ही सूत्र का हम यूज करेंगे। त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब डी ई बी सी के समांतर होगा, इस त्रिभुज में जब डी ई बी सी के समांतर होगा तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्यों होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि एक ही आधार के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई सी दोनों का जो आधार है क्या है, डी ई ही है, क्योंकि दोनों जो त्रिभुज है डी बी ई और डी ई सी डी ई पर ही खड़ी है। मतलब एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज खड़े होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, त्रिभुज डी बी ई और फिर त्रिभुज डी ई सी, ये दोनों डी ई आधार पर ही हैं, इसीलिए डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्योंकि ये बराबर होता है। अब समझ लीजिए कि दोनों बराबर है, इसलिए हम आगे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्योंकि समीकरण 1 में हम इतना माने थे और समीकरण 2 में इतना माने थे। आप देख सकते हैं ये दोनों जो कंडीशन है बराबर है। बराबर होने के रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है डी बी ई का क्षेत्रफल डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी ऊपर ए डी ई का क्षेत्रफल, और नीचे है डी बी ई, इसमें है डी ई सी। ये बराबर है क्योंकि पहले ही हम यहाँ पर बराबर कर चुके हैं त्रिभुज के सूत्र का नियम लगाकर यहाँ पर, और ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका मान कितना आया था, हम समीकरण 1 में आपको निकाल कर बताए थे। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 लिखे थे, यहाँ पर कितना आया है, ए डी बटा डी बी। तो आगे हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटा
डी बी अब बराबर, फिर यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये कितना निकला है, यहाँ पर हम निकलवाए थे, देखिए यहाँ पर ए ई बटा ई सी आया है ना, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल ए ई बटा ई सी, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, ए ई बटा कितना ई सी, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार ये प्रमेय प्रूव्ड हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने थेल्स के प्रमेय को काफ़ी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता दिया हूं, और ऐसा सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर पूछिएगा, और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूं, इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।